तो मुझे लगता है अपनी ये कुएं के मेंढक ना होकर अपनी जरा सोच का दायरा बढ़ाएं। जबकि अगर आप हकीकत में देखें तो मुझे लगता है पिछले एक साल के अंदर जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर में हुई है इतनी पिछले 50-60 साल में भी नहीं। तो ये 50 साल का खड्डा हमने अगर एक साल के अंदर भर दिया और उसके ऊपर नींव भी डाल दी और इमारत भी बनना शुरू हो गई तो फिर ये अपने दुश्मन जरूर। लोग ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतरे। यूथ सड़कों पर है, फिर भी आप कहते हैं डेवलपमेंट हुई है। किस तरह से आप डेवलपमेंट को माप किस तरह से दें, वो अपोजिशन का सवाल। बट एक चीज़ उन्होंने कही कि जब भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता या कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करने निकलता तो उसे अलाउ कर दिया जाता है। एनसी वाले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट करने निकले थे तो उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया, उनके आगे कंटीली तारें लगा दी गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इतना डरती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर उनके कोई इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो उसको पुलिस द्वारा उनको दबा दिया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए एक साल पूरा हो चुका है और हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिछले एक साल में जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हुई तो आप किस तरह से, किस पैमाने पर कह रहे हैं नहीं हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो एक साल में नए रिफॉर्म्स आए हैं, नई नई जो पॉलिसीज़ आई हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट के रास्ते खोल कर लाई है। अब हम भारतीय जनता पार्टी से ही उसके सवाल, उनके अपोजिशन ने जो सवाल पूछे हैं वो पूछेंगे। और हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के। अभिजीत जी, सबसे पहले सीधा सवाल, अपोजिशन बार बार कह रही है कि एक साल में जितनी बर्बादी हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। 70 साल से जम्मू एंड कश्मीर अच्छा चल रहा था। आपको क्या लगता है? सबसे पहले उसका रिप्लाई। अपोजिशन के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उसके बारे में तो वो एक शब्द शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है कि इनके पास अब कुछ रह तो गया नहीं है। ना तो इनके पास कोई पब्लिक के बीच में कोई इनकी आवाज़ रह चुकी है, ना ये कोई पब्लिक के नुमाइंदे रह चुके हैं, ना कोई लोग इनके साथ हैं। लेकिन हाँ, इनको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकालने के लिए मुद्दा चाहिए होता है। क्योंकि आखिरकार इतने सालों से जिन्होंने सियासत की वो अपने आप को आज जब पॉलिटिकली इररेलेवेंट पा रहे हैं तो उनको अपनी वो पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा ज़रूर उठाना पड़ेगा। जबकि अगर आप हकीकत में देखें तो मुझे लगता है पिछले एक साल के अंदर जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर में हुई है इतनी पिछले 50-60 साल में भी नहीं हुई। अगर आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ में पता लगेगा कि हमारी जो इंटेंशंस थी वो कितनी सही थी। हम जो चीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही या गृह मंत्री जी ने कही वो सब उनको अमली जामा पहना कर भी दिखाया। बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, कुछ को अमली जामा पहना भी दिया गया, और बड़े आने वाले वक्त में ऐसे हैं जो आ रहे हैं, ऑन द कार्ड्स है हर एक चीज़। तो ये वाली चीज़ अपोजिशन को ज़रूर चुभेगी। अब कुछ बातें जो उनको कहने को जी कि इनको लगता है कोई ऐसी जादू की छड़ी थी कि तुम्हारे 5 साल के जो तुमने खड्डे डाले हुए थे उसको भर के हम लोग इमारत खड़ी कर देते। अरे सबसे पहली चीज़ जो आपने खड्डे भरे थे, अब देखें एक कोई प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर अपने मकान खड़ा करना है तो अगर वो प्लॉट सीधा सीधा प्लेन प्लॉट आप उस पर नींव लगाएंगे, ऊपर मकान खड़ा कर लेंगे। उसी प्लॉट में अगर खड्डा पड़ा हुआ बहुत बड़ा तो पहले आप खड्डा भरोगे, फिर नींव डालोगे, फिर मकान बनाओगे। तो ये 50 साल का खड्डा हमने अगर एक साल के अंदर भर दिया और उसके ऊपर नींव भी डाल दी और इमारत भी बनना शुरू हो गई तो फिर ये अपोजिशन वालों को ज़रूर खलेगा। बिल्कुल जसरोटिया जी, पर उनका ये कहना है कि पिछले एक साल में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी कई सारे नेताओं ने कहा कि जैसे ही अब यूटी बन चुकी है या फिर 370 हट चुका है तो जब भी डोमिसाइल्स आएंगे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जॉब्स और जो एजुकेशन में उनकी जो रिजर्वेशन है वो रहेगी। इसके अलावा लैंड पर भी उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं हम ज़रूर कुछ सेफगार्ड्स रखेंगे ताकि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बेनिफिट्स मिले, बजाय इसके कि 370 हट गया पूरी तरह से बाहर के लोग आकर यहाँ पर एक्सप्लॉइट करें। अब एक साल में जब ये नई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, लैंड लॉ भी आ चुका है, लोग ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरी तरह से उस पर खरे नहीं उतरे। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा वादा जो किया गया था वो जम्मू कश्मीर को मेन धारा के अंदर हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का था, जो वादा हमने पूरा कर लिया। उसके बाद जो वादा किया गया था नौकरियों का किया गया था। तो मुझे लगता है कोरोना काल में जहाँ पर पूरी दुनिया बेरोज़गारी से जूझ रही थी, जम्मू कश्मीर को आप देखें, पूरे हिंदुस्तान में अगर अलग से जम्मू कश्मीर में नौकरियाँ लाई गई तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो एक दृढ़ नीति और जो माननीय मोदी जी के या अमित शाह जी के दिल में एक जम्मू कश्मीर के लिए अलग जगह है, उसके अंतर्गत ही ये सब लाई गई, जो आना भी शुरू हो गई आपके सामने।
जहां आपकी नौकरी के प्रोटेक्शन की बात थी तो डोमिसाइल के अंदर क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया कि जम्मू के लोग जो है वो नौकरी कर सकें अपनी। इसके अंदर किसी का बाहर से हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, कोई अगर 15-20 साल से यहाँ पर रह रहा है, उसका बेचारे का तो हक बनता है। वो आप भी चाहेंगे मॉरल ग्राउंड्स पर, वो कितने ही लोग होंगे, 1%, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे तो नहीं होंगे। इस तरह से कोई भी भले आप देख लीजिए वेस्ट पाक रेफ्यूजीज़ जो बेचारे कितने सालों से दर-बदर थे, कैसे कांग्रेस वाले उन्हें बेवकूफ़ बना के उनका वोट हर बार ले लिया करते थे, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। कभी किया? वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। वाल्मीकि समाज, जिनको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बेवकूफ़ बनाकर पंजाब से उठाकर लाए थे, उनके बाप दादों से भी गंदगी साफ़ करवाते थे, उनके बच्चों से भी गंदगी साफ़ करवा रहे थे, और इनका प्लान था कि आने वाले उनके बच्चों के बच्चे भी गंदगी साफ़ करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ भी इंसाफ किया। आज उनको पूरा हक है कि वो हक से अपने आप को हिंदुस्तान के नागरिक, जम्मू कश्मीर के नागरिक कह सकते हैं। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब ये जो मूल मुद्दे 60-70 साल से आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, एक ही झटके में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठीक कर दिया, तो अपोजिशन को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। नहीं, वो तो है, बट जो नया लैंड लॉ आया है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं हम सेफगार्ड्स रखेंगे, पर वो सेफगार्ड दिख नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि ये कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, सेफगार्ड की ज़रूरत है, या जैसा लॉ आया है वो ज़्यादा अच्छा है? देखिए रजत जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप बड़े एक सीरियस जर्नलिस्ट हैं और आप बात को समझते भी हैं। मुझे लगता नहीं आप बाकियों की तरह हमेशा खबर बनाने की उसमें ताक में रहते हो। आप बात को समझते हैं, इसलिए मैं एक बात आपके सामने कर देना चाहता हूँ। मुझे किसी भी, अगर आप ढंग से देखें, मुझे इस लैंड रिफॉर्म में जो लाया गया है, मुझे इसमें किसी तरह से कोई कोताही नज़र नहीं आती। कहने के लिए आप ज़रूर कह दीजिए। एक सिंपल सी बात, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। हमारा यहाँ से बाशिंदा उठ के जाकर चाहे दिल्ली में चला जाए, मुंबई चला जाए, कहीं चला जाए, जाके अपनी प्रॉपर्टी लेकर अपना मकान बना के सब कुछ कर सकता है। बेचारा एक फ़ौजी, एक पैरामिलिट्री का इंसान जो यहाँ आया, हमारी खातिर लड़ा, मिलिटेंटों से उसने गोली खाई, यहाँ पर अपनी उसने शहादत दे दी, उसका बच्चा बेचारा यहाँ पर नहीं ज़मीन ले सकता। उसके बाप दादाओं ने हमारी जान बचाई और उसके बेटे को हक नहीं है यहाँ पर ज़मीन लेने का। बट वो कुछ सेफगार्ड्स रखे जा सकते हैं। वो वैसे सेफगार्ड्स की मैं आपके साथ जो बात करूँ, आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर पॉलिसी आज की डेट में आउटडेटेड हो चुकी थी। कितनी पुरानी पॉलिसी है, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी। एक सिंपल सा एक्ट था, अगर आपको याद होगा, लैंड टू टिलर एक्ट जब बना था 44 साल पहले, अगर मैं गलत ना हो सकता है, वो बना था। उसके अंदर आपने ज़मीनें तो सबको बांट दी, लेकिन वो बेचारा ज़मीन कभी भी आगे नहीं बेच सकता था किसी को, अगर आपको पता हो तो। अब मैं एक आपको लेता हूँ, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में चलो उनका कोई अगर बच्चा नहीं आगे हुआ, उनके किसी लेडी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई, वो लेडी तो बेचारी खुद फार्मिंग कर नहीं सकती। अगर वो चाहे कि मैं अपनी ज़मीन बेचकर कम से कम अपना बुढ़ापा निकाल लूँ, तो उसके पास वो प्रोविजन ही नहीं था। यही आप ऑर्चर्ड्स के ऊपर ले लीजिए, आप नया ऑर्चर्ड नहीं बना सकते थे। इस तरह के इसके अंदर लॉज बनाए गए थे, जिस लॉज के अंदर मुझे लगता है कि वो बेचारों को आपने चीज़ तो दे दी, लेकिन उनके हाथ बांध दी कि आप इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। ये ऐसा हो गया कि भूखे इंसान के आगे प्लेट रख दी खाने की और पीछे उसके हाथ बांध दी कि भाई खाना नहीं तू खा सकता। ऐसे लैंड रिफॉर्म को क्या करना था? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोन होता है, जब भी आप लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है हमारी जो एग्रीकल्चर वाली, हमारे जो फार्मर्स हैं, इनको होता है। तो फार्मर्स का पूरी तरह से सेफ गार्ड किया गया इसके अंदर। फार्मर अपनी ज़मीन किसी फार्मर को ही बेच सकता है, वो भी वो फार्मर जो सिर्फ जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो, बाहर का ना हो। तो मेन सबसे बड़ी जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है फार्मिंग एरियाज की, आपकी लैंड्स की, जो आपकी कल्टीवेशन वाली लैंड्स है उनकी एरिया, तो वो तो आपका सेफ गार्ड कर दिया गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रही बाकी की ज़मीन, अब जम्मू में आपको जम्मू की बात करूँ, या हमारा जैसे मेरा कंडी इलाका, कितनी उपजाऊ ज़मीन है, एक मिनट के लिए। हमारे लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी कि इस 370 की आड़ में अगर आप देखो तो कितना ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारे जम्मू के लोगों का, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को आज परेशानी ये लोग बता रहे हैं, कितना ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रेज हुआ। आज आप खुद देख लीजिए, कितनी ही नई आपकी कोई ऐसी यहाँ पर मॉल्स बन गए, कितनी नए बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी हो गई, कितनी नई इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई। मुझे बताओ, इतना बड़ा पैकेज देने के बावजूद भी यहाँ इंडस्ट्री नहीं आई। आज भी अगर आप देखो तो नाम मात्र पे सांबा वगैरह में लगी है, उसमें भी आधे से ज़्यादा लोग वापस जा चुके हैं। रीज़न क्या रहता है? मैंने कोई फैक्ट्री लगानी है, अगर मुझे पता है मैंने यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी का करोड़, 2 करोड़ या 50-100 करोड़ रुपया खर्चना है, जब मेरे पास उस ज़मीन का राइट ही नहीं है, मैं क्यों खर्चूंगा? मुझे बताओ, मैं क्यों लगाऊंगा? तो आज अगर आप आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आए, आप चाहते हैं हमारे जम्मू का जो बेरोज़गार युवा, पढ़ा लिखा युवा है, वो जाके बाहर नौकरी ना करे, सूरत, वापी और वहाँ जाके नौकरी ना करे, अपने यहाँ पर नौकरी करें। आपको पता होगा, हैरानगी होगी सुन के कि जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू बेचारा आज बूढ़ों का शहर हो चुका है जी। ये बड़ी हैरानगी लोगों की सुनकर। आप एक सर्वे निकाल के देख लीजिए, 10 परिवार है तो 10 में से 9 के बच्चे बाहर हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं बैठता। करेगा क्या?
पढ़ लिख गया, सब कुछ कर गया, लेकिन यहाँ पर आगे पीछे रिसोर्सेज ही नहीं थे जहाँ पर वो अपनी नौकरी कर सकता। तो वो बेचारा नौकरी कहाँ करेगा? दिल्ली में करेगा, वो कहाँ करेगा? जहाँ सूरत और वापी में जाकर करेगा। जब ऐसे आपके यहाँ पर रिफॉर्म्स आएंगे, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी होंगी, तो आपका बच्चा जो पढ़ा लिखा है अपनी काबिलियत के अनुसार वो एक अच्छी तनख्वाह के ऊपर काम कर सकता है। सांबा में कर सकता है, कठुआ में कर सकता है, नए एरियाज़ कहीं रजौरी में बनेंगे, कहीं डोडा में बनेंगे, एग्रीकल्चर इसके इंडस्ट्रीज़ आएंगी, वहाँ पर नौकरी कर सकता है। तो कम से कम बूढ़े माँ बाप को इतना सहारा तो है कि मेरा बेटा शाम को मेरे पास या मेरी बेटी शाम को मेरे पास होती है। ये चीज़ें आपकी जितनी बातें कही हम भी मानेंगे कि अपोजिशन भी कहीं ना कहीं मान जाएगी, बट अपोजिशन हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, उससे जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि इतनी जल्दी क्या थी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनने देते, एक सरकार होती, प्रॉपर नुमाइंदे वहाँ पर चुन के जाते, बहस होती, फिर एक जब फैसला लिया जाता तो शायद सबको मंजूर होता, उसमें हर एक व्यक्ति की जो नाराज़गी है वो भी आप मिटाते। जिस तरह से पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 का कानून लाया गया था, उसमें सबकी बहस हुई, एक तरीके से किया गया। बट इतनी जल्दी जब रिफॉर्म्स आएंगे तो लोगों को भी लगता है कि हमें शायद पूरी चीज़ें ना हमसे पूछी गई ना हमें बताई गई। देखें, मुझे लगता है सन 57 में, अगर मैं गलत ना हूँ तो पहली असेंबली आपकी बनी थी। सन 57 से लेकर आज तक आप बता लो कितनी असेंबलियाँ आपकी बनी हैं। उस असेंबलीज में मुझे बताओ इन्होंने ऐसा कौन सा कोई कानून लेकर आगे, ऐसा कौन सा कोई काम कर दिया जिसमें लोगों की जो है लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ गया? आज तक इन्होंने कोई ऐसा कानून लाया यहाँ पर? मैं एक बात पूछता हूँ, दिया क्या इन्होंने पिछले इतने सालों के अंदर? क्या दिया आपको? रोशनी एक्ट। अब रोशनी एक्ट में जहाँ पर आपने 24,000 करोड़ का पैसा इकट्ठा करने की बात की थी, और उसके बदले में मुझे लगता है लाखों में ही सिर्फ आपके पास पैसे इकट्ठे हुए, या चंद करोड़ों में आपके पास पैसे इकट्ठे हुए, तो उसके बदले में आपने लाखों कनाल की ज़मीन दे किनको दी? आपने कुछ ब्लू आइड पॉलिटिशियंस, कुछ आपके चहीते ब्यूरोक्रेट्स, उनको बांट दी। क्यों बांट दी गई? ये भी आपके कुछ इसी टाइप की एक्ट थे। आपने एक चीज़ नहीं की कि एक बड़ी सोची समझी एक मंशा के साथ, जिसे डेमोग्राफिक चेंज बोलते हैं, वो इन्हीं की ये मंशा थी। उस मंशा के अंदर लोगों की ज़मीनें जिस पर लोगों का हक बनता है, उन ज़मीनों को आपने कौड़ियों के भाव में बेच दिया। क्यों किया गया ये सब कुछ? तो अगर आपकी असेंबली थी तो आज तक आप ठीक क्या कर पाए? अरे अब आने वाले वक्त में, या आते ही सबसे पहले, अगर आपको याद होगा जब हमारे यहाँ पर गवर्नर साहब आए थे, मलिक साहब, अगर मैं गलत ना हो, आते ही उन्होंने सबसे पहले रोशनी एक्ट के ऊपर उन्होंने बंद कर दिया था उन्होंने, ताकि जो लूट खसूट तुम लोगों ने बचाई सबसे पहले इसको तो रोकें। आज आपके सामने कल का अगर आप देखें, 2 दिन पहले का हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रिट्रीव करें, वापस लें। अब जब वापस ली जाएगी तो कईयों को मिर्ची लगेगी। अब इनमें कौन है? अब इनमें बेचारी भाजपा वाले तो कितने ही आपको नज़र आएंगे। भाजपा को तो अभी आए हुए कितने साल हुआ। इनमें वही होंगे जो एनसी और कांग्रेस और इन जैसी कई और पार्टियों ने, जितने 40-50 साल में अंधेर नगरी चौपट राजा के अंदर बस सिर्फ अंदर और अंदर अपने असेट्स बनाते गए। सोचने वाली बात है। मैं अगर एनसी ही की बात करूं तो कहाँ पर इनके शेख साहब जो वजीफे पे पढ़ते थे, तो आज इनके बच्चों की आगे पोते पोतियों की अगर आप देखो तो उनकी क्या बड़े बड़े उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, क्या बड़ी बड़ी कोठी उन्होंने। बठिंडी में आप जाके कोठी देख लीजिए, जिसका दादा बेचारा वजीफे पे एक सिंपल सा टीचर था, उसके पास आज इतनी बड़ी बठिंडे में महल से भी बड़ी कोठी, दूसरा ताजमहल आपने बना दिया वहाँ पर। वो कैसे बन गया? कहाँ से आया भाई वो पैसा? किसी ने पूछा कभी इनको? तो ये लोग, आज मिर्ची किसको लग रही है? मिर्ची एक आम आदमी को नहीं लग रही। आम आदमी को पता मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ने वाला है। मिर्ची उसको लग रही है जिसने लूट खसूट की है, जिसने इन्हीं लैंड लॉस के अंदर अपनी खुद की असेट्स बनाए हैं। आज दिक्कत उनको है। अब वो क्या करते हैं? चंद लोगों को आगे बरगलाते हैं ताकि ये कोई ऐसी आवाज़ बन सके और हम इनकी आड़ में फिर से वही लूट खसूट यहाँ पर जारी कर जी। इसके अलावा अगर हम 1 साल का पूरा आंकलन कर रहे हैं तो पिछले 1 साल में मुझे लगता है जितने प्रोटेस्ट हुए हैं इतने कभी नहीं हुए। इतने यूथ जो है वो हर किसी डिपार्टमेंट से यूथ जो है वो सड़कों पर था। डेली वेजेस जो हैं वो पिछले काफ़ी समय से सड़कों पर है। कल भी उन्होंने शमशेर जी के घर के बाहर उन्होंने धरना दिया होता। 60,000 से ज़्यादा यूथ वो जो 15-15 साल से 20-20 साल से एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हैं वो वेट कर रहे हैं। नई एक पोस्ट की जो अभी एक लिस्ट बाहर निकली थी फायर ब्रिगेड सर्विसेज वाली, वो बाहर हैं। आपके BJYM वाले कई बार प्रोटेस्ट करने बाहर निकलते हैं। यूथ सड़कों पर है, फिर भी आप कहते हैं डेवलपमेंट हुई है। किस तरह से आप डेवलपमेंट को माप किस तरह से रहे हैं, वो अपोजिशन का सवाल। देखिए, अपोजिशन के सवाल में मैं सबसे पहली बात करता हूँ, आपकी पहले से शुरू होऊंगा मैं। आप डेली वेजर्स की बात करते हैं। डेली वेजर्स मैं खुद जानता हूँ। डेली वेजर बेचारा सबसे मुझे लगता है दुखी कोई इंसान है तो वो डेली वेजर है। मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर भी आगे पीछे जाता रहता हूँ, ऐसे ऐसे डेली वेजर हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर हैं लेकिन बेचारे डेली वेजर हैं। अब इनके साथ नाइंसाफ़ी कैसे हुई, ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं मंत्री हूँ, सपोज़ करो मैं MLA हूँ, मैंने देखा मेरे 8-10 वर्कर्स हैं, इन 8-10 वर्कर ने मेरे लिए काम किया। इनके 8-10 लड़कों ने चल भाई आज से तू गार्ड, आज से तू SPO, आज से तू ये
कोई देखा नहीं गया कि इसके अंदर किस बेचारे को डिज़र्व करता है, किसकी परसेंटेज कैसी आई है, कौन कितना लायक, किसकी क्या काबिलियत है। पहले उसके ऊपर कभी भी नौकरी नहीं दी गई। नौकरी कैसे दी गई? मैंने अपने वर्कर्स के बच्चों को आगे दे दी ताकि मुझे अपनी सियासत चलानी थी। उनके लिए ना तो ये कभी आज तक कोई पॉलिसी बना सके, ना उनके लिए कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना सके जिसके अंदर उनको ये पक्का कर सकते। तो वो बेचारा डेली वेजर तो उनके चुंगल में फंस गया। यहाँ पर पीएचई में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 30-20 साल से सिर्फ बेचारे पानी खोलते हैं और पानी बंद करते हैं। यही काम है उन बेचारों का। तो ये किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। अब क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है जिसको सिस्टम को फॉलो करना है, एक रूल्स को फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको बड़ी जल्दी नज़र आएगा कि इन सबको एडजस्ट भी किया जाएगा। अब ये कौन करेगा? हम करेगा। अब आप साल के अंदर ही बोलो कि सब कुछ हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, ज़रूर करें प्रोटेस्ट। और जो आप अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं या यूथ सड़कों पर आता है, बिल्कुल जायज़ है, मैं समझता हूँ आना चाहिए। अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे फायर ब्रिगेड वाली चीज़ हुई, ज़रूर आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आड़े हाथों लेना चाहिए जिस किसी ने ऐसा किया है। आखिरकार आपको पूरा हक है, ये कोई पुराना टाइम थोड़ा ना कि आप अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप ज़रूर कीजिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक चीज़ को भी आप समझिए। मैं कहता हूँ 1 लाख अगर बेरोज़गार है तो 1 लाख बेरोज़गार को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती भाई। वो कैसे मिलेगी आप मुझे बताओ। वो पॉसिबल ये है कि उनमें से चलो जो उनमें टैलेंटेड हैं, जो जिनकी परसेंटेज है वो सरकारी नौकरी में एडजस्ट हो जाए। जो बेचारे थोड़े कम हैं उनको कोई अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पर लगे। अच्छी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लाख 1.5-2 लाख का पैकेज लेते हैं लड़के। वो यहाँ पर आए, वहाँ पर एडजस्ट होंगे। ये एक तरीका है सिर्फ कहने के लिए कि मुझे पीछे से किसी कांग्रेस वाले ने बरगला दिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ने कर दिया और मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग पड़ूँ। उन बेचारों को पता भी नहीं होता। जैसे रजत जी, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ SRO 202 की। SRO 202 की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुर्मू साहब ने फरवरी 25 या 27 को उन्होंने उस पर कमेटी बिठा दी थी कि मैं SR 202 का इसका हल निकाल दूंगा। अपोजिशन वालों को पता नहीं चला, इनको पता लगा 4 या 5 मार्च को कि कमेटी बैठ चुकी है। अब इनके मन में षड्यंत्र आया कि भाई इसका तो कोई ना कोई निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट करना शुरू किया। किस लिए प्रोटेस्ट? कि मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट हो। तो इस नीयत से जब आप लोगों के लिए काम करोगे तो आज तो कल आपका पर्दाफाश हो जाएगा। बट एक चीज़ उन्होंने कही कि जब भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता या कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करने निकलता तो उसे अलाउ कर दिया जाता है। NC वाले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट करने निकले थे तो उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया, उनके आगे कंटीली तारें लगा दी गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इतना डरती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर उनके कोई इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो उसको पुलिस द्वारा उनको दबा दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता। देखिए, पुलिस को कानून व्यवस्था बनानी होती है। आप ऐसा नहीं कैसे भाजपा वालों को रोकते। एक्सेशन डे वाले दिन हमारे लोग लाल चौक में झंडा चढ़ाने जा रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया। तो क्या वो बीजेपी के नहीं थे या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या कांग्रेस के थे? तो ये कहना सिर्फ कहने के लिए आप बात कह दो। देखिए, कहीं पर अगर लगता है पुलिस को लगता है या उस समय गवर्नमेंट को या उस समय जो ऑफिसर है उसको लगता है कि यहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं तो रोका जाता है ज़रूर। तो मुझे लगता है वो ये सब कुछ देखना पुलिस का काम है। पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस अलग नज़र से भाजपा को देखती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को अलग नज़र से देखती है। हाँ, इनके नेता ज़रूर ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, इनके नेता ज़रूर ऐसे ऐसे बयान देते थे कि किसी का भी खून खोल जाए। तो इनका जो होता है वो उनके साथ बिल्कुल सही होता जाता है। तो सर, जाते जाते एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। यूटी को स्टेट में तब्दील किया जाएगा। अमित शाह जी ने भी मंच से भी, पार्लियामेंट के मंच से भी कहा था, पिछले दिनों इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा। अब जो बात चल रही है, जम्मू के कई सारे जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, चाहे पैंथर्स पार्टी हो या फिर कुछ पार्टियां एकजुट जम्मू हो या ऐसी पार्टियों ने मिलकर अब एक मांग रखी है कि हमें यूटी तो चाहिए नहीं, बट हमें जम्मू के लिए एक अलग स्टेट चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ये मांग जायज़ है, सही है? क्योंकि जम्मू को हमेशा कहा जाता है कि सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया गया है। इनके लिए जो बेनिफिट्स आते थे वो हमेशा कश्मीर को दे दिए गए, जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। क्या अगर जम्मू अलग से स्टेट बन जाता है, कश्मीर को आप जो करना है करिए, इनकी मांग है कि जम्मू को स्टेट बना दीजिए ताकि जम्मू की डेवलपमेंट जो इतने सालों से रुकी हुई थी वो मतलब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं तो उसमें कहूँगा बड़ी छोटी सी सोच है। जो कोई भी ऐसी डिमांड करता है कि ऐसा कर दें और वैसा कर दें, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ, जम्मू में हम अलग से कर दें ताकि हमारे अगर 4 नुमाइंदे हैं तो हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। उनके मंशा क्या है वो? अरे बड़ी बात करें यार, कैसी आप छोटी बात करते हो। हम यहाँ POK लेने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहे हैं, अक्साई चीन वापस लेने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो जी जम्मू को भी अलग कर दो। ये कौन सी सोच है? अरे बड़ी सोच रखो, जो हमसे छीना गया POK कम से कम उसको भी वापस मिलाया जाए इसके अंदर। इससे भी बड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट बने जो पहले थी। जब महाराजा साहब ने विलय किया था तो ये सब कुछ हमारे पास था। गिलगित बल्तिस्तान जिसको कल फ्रस्ट्रेट होकर तो इनके इमरान खान वहाँ जाकर उसको अपना नया प्रोविंस डिक्लेयर करते हैं। कितने डरे हुए हैं आज की डेट में। वो डरे किससे हैं? डरे हैं वो भाजपा से, डरे हैं वो मोदी जी से। पता है आज नहीं तो कल ये गिलगित बल्तिस्तान भी बीच में आ जाना है और ये POK भी बीच में आ जाना है। तो एक बड़ी रियासत बनेगी। तो मुझे लगता है अपनी ये कुएं के मेंढक ना होकर अपनी ज़रा सोच का दायरा बढ़ाएं
कि एक बड़ी चीज़ और हिंदुस्तान को जिस चीज़ पे गर्व है कि इन पाकिस्तानियों से हमने वापस अपने लिए वो चीज़ हमारा जो है उसको अमली जामा पहनाया जाए, ऐसी सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जसरूल साहब धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। जी, तो जिस तरह से मुझे लगता है कि अपोजिशन के कई सारे सवाल जो हमने इतने दिनों में इकट्ठे किए थे जसरूल साहब से पूछे हैं और कई सारी चीज़ों में इन्होंने पूरी क्लियरिटी से जवाब भी दिए हैं। उम्मीद है कि अपोजिशन को उनके जवाब मिले होंगे और अब अगर आम जनता को किस तरह से लगता है कि पिछले 1 साल में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, क्या-क्या चीज़ें उन्हें और आने वाले दिनों में रिफॉर्म्स देखने हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में होने चाहिए, आपकी राय ज़रूर कमेंट में रखें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।